शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव बखतपुर। यह गांव अपने शांति, साधुपन और अपने पागलपन के लिए मशहूर था। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने इस गांव को कहानी बना दिया था तो वो था मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला का गधा, जो कि उतना ही जिद्दी था जितना उसका मालिक, गांव में उतना ही मशहूर था जितना खुद मुल्ला। लोग कहते थे कि अगर मुल्ला बोलता है तो गधा सोचता है, और जब गधा हाँकता है तो समझो कोई न्याय का फैसला हुआ है। एक दिन सुबह सुबह पंचायत चौपाल पर अफरातफरी मच गई। बनवारी, गांव का लकड़हारा, सर पर कपड़ा बांधे हांफता हुआ आया और चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुल्ला ने मेरी लकड़ियों पर कब्जा कर लिया है। गांव के पंचों ने पूछा, कैसे कब्जा? बनवारी बोला, मैं जंगल से लकड़ियां काटकर ला रहा था। रास्ते में थक गया तो पेड़ के नीचे सो गया। जब उठा तो देखा कि मेरी लकड़ियां गधे की पीठ पर थीं और मुल्ला विसल्स बजाते हुए चला गया। गांव हंसी से लोटपोट हो गया। अरे, तो गधा चोर बन गया, या फिर मुल्ला को लकड़ी चुराने के लिए गधा चाहिए था? पंचों ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कल पंचायत होगी। दोनों पक्ष आए। अगली सुबह गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। मूली और गुड़ की टिकियां बिक रही थीं, बच्चे उधम कर रहे थे, और सबकी नजरों का केंद्र था मुल्ला और उसका गधा। मुल्ला सिर पर साफा, आंखों पर काजल और गधे के गले में घंटियां बांधे आया। पंच, मुल्ला, तुम पर आरोप है कि तुमने बनवारी की लकड़ियां चुरा लीं। मुल्ला मुस्कराया, मान्यवर, ये झूठ है। अगर मेरा गधा लकड़ियां उठाकर लाया तो इसका मतलब यही है कि लकड़ियां उसकी थीं। भीड़ फिर हंसी से लोटपोट हो गई। पंच, क्या मतलब? मुल्ला, जो गधा उठाए वो उसका। मैं तो सिर्फ उसके पीछे चलता हूं। पंच, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि गधा फैसला करता है? मुल्ला मुस्कराया और बोला, हाँ, और इसी कारण आज मेरा वकील वही होगा, मेरा गधा। पंच सन्न रह गए। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गधा वकील, अब तो मजा आएगा। पंच, मुल्ला, ये मजाक है। मुल्ला, नहीं साहब, ये इंसाफ का सवाल है। जब आदमी पक्षपाती हो जाए तो जानवर ही निष्पक्ष होते हैं। मेरा गधा न झूठ बोलता है, न डरता है, न रिश्वत लेता है। पंचों ने सलाह-मशविरा किया। गांव की जनता चिल्ला रही थी, हमें हंसी चाहिए। मेरा मतलब इंसाफ चाहिए। पंच, ठीक है मुल्ला, तुम्हारा वकील गधा हो सकता है, लेकिन कैसे? मुल्ला, बहस मैं करूंगा, लेकिन गधे की ओर से। मैं उसकी भाषा समझता हूं। अब अदालत एक रंगमंच बन चुकी थी। बनवारी ने अपनी बात दोहराई, मुल्ला का गधा मेरी लकड़ियां ले गया और मुल्ला ने मुझे मजाक बना दिया। अब मुल्ला ने अपनी दलील पेश की। मान्यवर पंचो, मेरा गधा वो लेता है जो उसे चाहिए। उसे लकड़ियां अच्छी लगीं तो वो ले आया। ये चोरी नहीं, पसंद की अभिव्यक्ति है। पंच, गधा इंसान नहीं है मुल्ला। मुल्ला, और इंसान हमेशा इंसान जैसा बर्ताव करता है क्या? मुल्ला आगे बोला, यदि गधा गलत है तो उसे सजा दीजिए। लेकिन मेरी माँ की कसम, मैंने उसे लकड़ियां उठाने को नहीं कहा। फिर मुल्ला गधे के कान में कुछ बोला और गधा ढेंचुकर उठा। मुल्ला, देखिए, उसने कबूल कर लिया कि उसने लकड़ियां पसंद की थीं। भीड़ अब ठहाकों में डूब चुकी थी। पंच, गधे को कैसे सजा दें? मुल्ला, उसे एक दिन का घास वंचन दंड दें। और बनवारी को माफी मिले, लेकिन इंसाफ हो गया। उस रात गांव में मुल्ला और उसके गधे के किस्से हर घर में गूंज रहे थे। कोई कहता मुल्ला पागल है, कोई कहता बुद्धिमान, और कोई कहता हमारे देश को ऐसे ही जज चाहिए।
बनवारी को पंचायत से कुछ लकड़ियां वापस मिली, लेकिन असली इनाम मिला था मुल्ला को। उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। गांव के बच्चे अब खेलते समय एक को गधावकील और दूसरे को पंच बनाते। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग आदमी ने मुल्ला से पूछा, तू ये सब तमाशा क्यों करता है? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, जब इंसाफ एक मजाक बन जाए तो मजाक को इंसाफ बना देना ही असली व्यंग्य है। बुजुर्ग मुस्कराए, मतलब? मुल्ला बोला, पंचायतें जब पक्ष लेती हैं, जब अमीर की बात मानी जाती है और गरीब की अनसुनी की जाती है, तब मैं गधे को वकील बनाकर वही आईना दिखाता हूँ जो सबको डराता है और हंसाता भी है। उस दिन के बाद गांव में पंचों ने कभी हल्के में कोई केस नहीं लिया। गधा अब गांव का सम्मानित नागरिक बन चुका था। और मुल्ला, वो अब भी विसल्स बजाता घूमता है, लेकिन हर किसी की निगाह अब उसके गधे पर भी रहती है। क्योंकि क्या पता, अगली बार वो जज भी बन जाए। पिछली पंचायत की गूंज अभी थमी नहीं थी। मुल्ला का गधा वकील बन चुका था और पूरा गांव उसकी विद्वता का दीवाना हो गया था। बच्चे उसे फूल पहनाते और महिलाएं अपने झगड़े निपटाने के लिए उसे देखकर फैसला मांगती, ढेंचू करे तो हाँ, चुप रहे तो ना। गांव के बुजुर्ग सोच में पड़ गए, अगर इंसानों से बेहतर न्याय एक गधा कर सकता है तो क्या हमें अपनी सोच पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? और फिर एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने सबको चौंका दिया। गांव के दो अमीर भाइयों रघुनाथ और नागनाथ के बीच जमीन का झगड़ा चल रहा था। मामला इतना पेचीदा था कि पंचायत भी उलझ गई। रघुनाथ बोला, ये जमीन मेरे दादा की है, मैंने कागजों में नाम लिखवाया है। नागनाथ बोला, झूठ, ये जमीन मां की थी जो मुझे मिली, तूने धोखा दिया है। पंचों ने सिर खुजाया। मामला कागज और कस्मों से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और तभी किसी ने कहा, मुल्ला को बुलाओ। मुल्ला आया, घोड़ी पर नहीं गधे पर चढ़कर। भीड़ ने ताली बजाई। पंचों ने खिसियाकर पूछा, मुल्ला, इस बार गधा क्या बनेगा? फिर वकील। मुल्ला बोला, नहीं, इस बार गधा बनेगा जज। पूरा गांव हंसी में फूट पड़ा। लेकिन मुल्ला ने गंभीरता से कहा, जब वकीलों का न्याय सबको पसंद आया तो जज बनने से क्यों डर? पंचों ने हाथ खड़े कर दिए, चलो जो होना है देख लेते हैं। गधा चौपाल के बीच में बिठाया गया। उसके सामने दो पाटे, दोनों भाइयों के लिए। मुल्ला उसके पीछे खड़ा था, उसके कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाता और फिर गधे की हर ढेंचू पर फैसला होता। रघुनाथ बोला, ये जमीन मेरी है। गधा चुप। नागनाथ बोला, मुझे विरासत में मिली है। गधा ढेंचू कर उठा। मुल्ला मुस्कराया, देखा, न्याय मिल गया। भीड़ में एक महिला बोली, गधा बोल पड़ा, इसका मतलब है नागनाथ सही है। पंच बोले, ये तो मजाक है। मुल्ला बोला, साहब, कई बार न्याय मजाक बन जाता है, मैं बस उसे उल्टा करके सीधा कर रहा हूं। मुल्ला ने गधे को दो टुकड़े लकड़ी दिए, एक पर रघुनाथ का नाम लिखा, दूसरे पर नागनाथ का। जो लकड़ी पहले खाएगा फैसला उसी के हक में होगा। गधा नागनाथ की लकड़ी चबा गया। न्याय मिल गया। मुल्ला बोला। भीड़ ताली बजाने लगी। रघुनाथ गुस्से में लाल हो गया। ये क्या बकवास है? लकड़ी से फैसला होगा। मुल्ला बोला, तो फिर तेरा कागज ही क्यों माने? लकड़ी कम से कम चबाई जा सकती है, तेरा कागज तो झूठ से सना है। इतने में गांव का बूढ़ा लिपिक आया और बोला, मैं सच्चाई जानता हूं। जमीन नागनाथ की थी, लेकिन रघुनाथ ने फर्जी दस्तावेज बनाए।
मैंने पैसे लेकर गवाही दी थी। अब गधे के फैसले ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। सन्नाटा छा गया। पंच, तो क्या सचमुच गधे ने सही फैसला किया? मुल्ला मुस्कराया। न्याय सिर्फ दस्तावेज से नहीं, इंसान के दिल से होता है। और कभी कभी एक गधे की मासूमियत इंसानों की चालाकी से भारी पड़ती है। अब तो बात पूरे परगने में फैल गई। बखतपुर का गधा इंसाफ करता है। लोग दूर दूर से मामले लेकर आने लगे। एक दिन एक नगर सेवक आया और बोला, इस गधे को राज्य का न्यायदूत बनाइए। गांव वाले डर गए। अब हमारा मुल्ला और गधा तो चले जाएंगे। मुल्ला बोला, मैं एक शर्त पर मानूंगा। क्या? गधा हर हफ्ते सिर्फ एक केस देखेगा, और वो भी हंसी के साथ। राज्य ने हंसते हुए प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। अब बखतपुर का गधा ढेंचू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव में गधे की प्रतिमा बनी, हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बांधकर। बच्चे कहते, इंसाफ चाहिए, गधे के पास जाओ। लोगों ने कहा, जब इंसानों ने अन्याय फैला रखा हो, वहां एक गधे से उम्मीद करना शायद मूर्खता लगे, लेकिन वही उम्मीद की असली किरण बन जाता है। एक पत्रकार ने मुल्ला से पूछा, क्या आप न्याय के मजाक उड़ाते हैं? मुल्ला बोला, नहीं, मैं उस मजाक को उजागर करता हूं जो हर रोज गरीबों के साथ होता है। गधा मेरा औजार है, मगर निशाना तो वो व्यवस्था है जो सच को कुचल देती है। एक दिन मुल्ला अपने गधे के साथ अकेला बैठा था। गधे ने ढेंचू किया। मुल्ला ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है। अगली बार तुझे वकील या जज नहीं, राजा बनाना है। गधा मुस्कराया। कम से कम मुल्ला को तो ऐसा लगा। कहानी 2। एक दोपहर का समय था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पुरानी सी चारपाई पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। उसका गधा एक कोने में खड़ा सूखी घास चबा रहा था। गांव में गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। तभी पड़ोसी हकीम चाचा आए और बोले, मुल्ला, सुना है तू कल बाजार में भीख मांग रहा था। अब गिर गया तू इस हद तक? मुल्ला मुस्कराया और बोला, गिरा नहीं चाचा, उठ रहा हूं, पर तरीका थोड़ा उल्टा है। हकीम चौंके। मतलब? मुल्ला बोला, भीख मांगकर मैं अमीर बनने का रास्ता खोज रहा हूं, और जब बन जाऊंगा तो दुनिया खुद कहेगी, देखो ये भीख मांगकर बना करोड़पति। चाचा हंस पड़े, तू तो पागल हो गया है। मुल्ला गंभीर होकर बोला, पागल तो वो हैं जो अमीर बनकर भी दूसरों से दिखावा करते हैं। मैं गरीब होकर भी दिखाना चाहता हूं कि समझदारी किसे कहते हैं। अगले दिन मुल्ला ने एक पुराना सा कटोरा लिया, अपने चेहरे पर थोड़ा सा कीचड़ लगाया ताकि और भी दीनहीन लगे, और चल पड़ा बाजार की ओर। बाजार में जाकर उसने जोर से पुकारा, अरे दानवीरों, मुझे अमीर बनाना है, इसलिए मुझे भीख दो। ये निवेश है, दान नहीं। लोग रुक गए। ये कैसा भिखारी है? कहता है अमीर बनना है। मुल्ला ने आगे कहा, हर एक पैसे का हिसाब रखूंगा, और जब अमीर बनूंगा तो सूद समेत लौटाऊंगा। अब तो मजमा लग गया। एक नौजवान लड़का आगे आया और बोला, ले भैया, ये 2 पैसे। तू अमीर बन, फिर याद करियो। मुल्ला ने पैसे लिए, एक डायरी निकाली, उसमें नाम लिखा, रामू, 2 रुपए, रिटर्न विथ इंटरेस्ट। लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ ने उत्सुकता से और पैसे दिए। कुछ ने सोचा, चलो मजा ही सही, कुछ नया तो है। कुछ ही दिनों में मुल्ला की अजीब योजना पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे इन्वेस्टिंग भिखारी कहने लगे।
हर दिन उसका कटोरा पहले से भारी होता गया। अब तो वह लोगों से कहता, आप मुझे अमीर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। याद रखिए, यह भविष्य की योजना है, दया नहीं। बच्चे भी आकर बोलते, मुल्ला चाचा, मुझे भी नाम लिखो। वो सबका नाम लिखता, हिसाब रखता। कई व्यापारियों ने तो मजे में आकर 10 से 10 रुपए दे दिए। उन्होंने सोचा, देखेंगे ये कहां तक जाता है। एक महीने बाद मुल्ला ने बाजार में एक बोर्ड लगाया, अब भीख बंद, निवेश शुरू। अब उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और उस पर लिखा, नसीरुद्दीन टी एंड शरबत वर्क्स, पावर्ड बाय जनता। वह ठेले पर शरबत बेचने लगा। हर ग्राहक को वो एक लाइन कहता, आपने भीख नहीं दी थी, बीज डाला था, अब देखिए फल। और जो ग्राहक उसे पैसे देते थे, उन्हें वह एक रसीद देता, आपके 2 रुपए अब 2.50 के बराबर, ब्याज समेत वापसी जल्द। लोग हैरान थे। अब मुल्ला धीरे धीरे दुकान चलाने लगा, कमाई करने लगा। और हर हफ्ते वह उन लोगों को वापस पैसे देता गया जिन्होंने शुरू में भीख दी थी। कुछ महीनों बाद गांव की पंचायत ने बैठक बुलाई। मुखिया बोले, आज मुल्ला ने साबित कर दिया कि सोच में दम हो तो कोई भी रास्ता बन सकता है। उसने भीख को निवेश बना दिया और अमीरी को खेल। लोग तालियां बजाने लगे। एक बूढ़ा किसान बोला, हमने जिंदगी भर मेहनत की, मगर दिमाग से नहीं। मुल्ला ने दिमाग लगाया और बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले अमीर बन गया। मुल्ला को पंचायत ने गांव का पहला सम्मानित व्यापारी घोषित किया। अगले दिन मुल्ला ने गांव के चबूतरे पर बैठकर भाषण दिया, दोस्तों, मैंने भीख मांगी, लेकिन इज्जत से। मैंने कहा, मेरा लक्ष्य है। और तुम सबने भरोसा किया। जब कोई मेहनत से आगे बढ़े तो उसका साथ दो, भले ही तरीका अजीब लगे। वो रुका और हंसकर बोला, और याद रखो, अगर मैं दोबारा भीख मांगता दिखूं, तो समझ जाना एक और बिजनेस शुरू होने वाला है। गांव फिर हंसी से गूंज उठा। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपने हाजिर जवाबी, व्यंग्य और अनोखी सोच से साबित कर दिया कि असली अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। शिक्षा, जो भी काम करो, मकसद साफ हो और सोच अनोखी, तो रास्ते खुद बनते हैं। मुल्ला की ठेली अब गांव की सबसे चर्चित जगह बन चुकी थी। लोग उसे भिखारी से व्यापारी कहकर बुलाते थे। हर दिन उसकी कमाई बढ़ रही थी और साथ ही भीड़ भी। पर जैसे ही खबर जिले तक पहुंची, वहां के अफसर चौंक गए। एक आदमी जो कभी भीख मांगता था, अब खुलेआम व्यापार कर रहा है, वो भी जनता से पैसे लेकर। अगले ही हफ्ते 2 सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर गांव पहुंचे। इंस्पेक्टर बोले, क्या आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? मुल्ला हंसा, अगर आप पैसे लेने आए हैं तो हाँ, और अगर देने आए हैं तो शायद मुल्ला भाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इंस्पेक्टर भौंचक, आपने जनता से पैसे इकट्ठा किए, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना टैक्स, बिना अनुमति। ये कानूनन अपराध है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब फुसफुसाने लगे, अब क्या होगा? मुल्ला बोला, हुजूर, आपने ठीक कहा, मैंने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उसे अपने जेब में नहीं रखा, बल्कि उन्हें वापस कर रहा हूं ब्याज समेत। और व्यापार भी कर रहा हूं, जिससे सरकार को ही टैक्स मिलेगा। इंस्पेक्टर बोले, लेकिन कागज, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस? मुल्ला मुस्कराया और एक पुरानी सी कॉपी निकाली जिसमें हर व्यक्ति का नाम, पैसे की राशि और वापसी की तारीख थी। ये देखिए, हर इन्वेस्टर का नाम है, सब कुछ पारदर्शी।
एक इंस्पेक्टर बोला, फिर भी आपको जुर्माना देना होगा, नियमों का उल्लंघन हुआ है। मुल्ला बोला, ठीक है, लेकिन जुर्माना तभी दूंगा जब आप मेरे बिजनेस में निवेश करेंगे, और फिर मैं ब्याज सहित आपको चुका दूंगा डबल टैक्स फायदा। दूसरे इंस्पेक्टर की हंसी छूट गई। ये आदमी तो हमें ही उलझा रहा है। मुल्ला बोला, आप भी तो इंसान हैं, क्यों न आप भी कुछ रुपए मेरे बिजनेस में लगाएं, 1 महीने में 20% ब्याज, और हाँ, रसीद पक्की मिलेगी। अब तक आधा गांव हंस रहा था और आधा तालियां बजा रहा था। इंस्पेक्टर बोले, ये तो अनऑफिशियल घोटाला जैसा है। मुल्ला बोला, अगर कोई घोटाला है तो बताइए किसका नुकसान हुआ है। गांव वाले जोर से बोले, किसी का नहीं, उल्टा फायदा हुआ है। अफसर समझ गए कि यहां दिमाग से लड़ना बेकार है। उन्होंने 100 रुपए का नोट निकाला और बोले, ठीक है, ये लो, 1 महीने बाद देखेंगे ब्याज समेत। मुल्ला बोला, नाम बताइए। इंस्पेक्टर मुस्कराए, सरकारी निवेशक लिख दो। कई महीनों बाद उसी जिले में एक सरकारी समारोह हुआ, जहां छोटे व्यापारियों को सम्मानित किया जा रहा था। जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन मंच पर पहुंचा, सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। एक बोर्ड पर लिखा था, सम्मान उस आदमी को जिसने भीख को बिजनेस बना दिया। सरकारी अधिकारी बोले, आज हम मुल्ला को ग्राम विकास लघु उद्योग प्रेरक नियुक्त करते हैं ताकि वो और गांवों को भी यह कला सिखाए। मुल्ला ने माइक में कहा, ध्यान से सुनो, भीख मांगने में शर्म नहीं, अगर उसमें सोच हो और वापसी की नीयत हो। अब मुल्ला ने अपने गधे के लिए एक ठेला जुड़वाया, उस पर लिखा, गधा खड़ा होता और लोगों को शरबत थमाया जाता। पैसे मुल्ला लेता, पर लोगों को लगता गधा कमा रहा है। बच्चे कहते, गधे चाचा का शरबत सबसे बढ़िया। मुल्ला बोला, जब मैं भीख मांग सकता हूं और अमीर बन सकता हूं तो मेरा गधा क्यों नहीं। जहां दुनिया अमीरी को कपड़ों, कारों और बंगलों से तौलती है, वहां मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया, असली अमीरी समझ में होती है, और असली व्यापार वो है जो लोगों की मुस्कान खरीद सके। राज्य के राजा को अपने मंत्रियों से खबर मिली, हुजूर, एक गांव का व्यक्ति है मुल्ला नसीरुद्दीन। उसने भीख मांगकर व्यापार शुरू किया और अब जनता उसे गुरु मानती है। राजा चौंक गया। एक भिखारी और व्यापार का गुरु, उसे दरबार में बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं ये आदमी किस मिट्टी का बना है। संदेश भेजा गया। जब संदेशवाहक आया और बोला, राजा साहब आपको दरबार में बुला रहे हैं। मुल्ला बोला, लेकिन किस रूप में जाना है, भिखारी, व्यापारी या गुरु? दूत बोला, जैसे आप चाहें। मुल्ला मुस्कराया, तो फिर मैं तीनों रूप में एक साथ जाऊंगा। अगले दिन मुल्ला पहुंचा, आधे कपड़े फटे हुए, हाथ में एक व्यापारिक रसीदों की डायरी और सिर पर टोपी जिस पर लिखा था, जनता का इन्वेस्टमेंट गुरु। दरबार में सभी हंसी रोक नहीं पाए। राजा ने पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया, भीख को निवेश में बदलने का? मुल्ला बोला, हुजूर, जब लोगों को दया आती है तो वे कुछ पैसे देते हैं, और जब उन्हें उम्मीद दिखाई जाती है तो वे निवेश करते हैं। मैंने दोनों को मिलाया और योजना बन गई। राजा, तुम्हें क्या लगता है, असली अमीरी क्या है? मुल्ला, जहां देने वाला खुश हो और लेने वाला शर्मिंदा न हो, वही असली अमीरी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कराया, और तुम्हारा अगला व्यापार क्या है? मुल्ला बोला,
हुजूर, मैं अब अमीरी पाठशाला खोलना चाहता हूँ, जहाँ अमीरी कमाने से पहले सोचने की ट्रेनिंग मिलेगी। राजा ने सोचा, इसे एक चुनौती देकर देखा जाए। उन्होंने कहा, अगर तुम एक दिन में 100 सोने के सिक्के बिना चोरी या व्यापार के कमा लाओ तो मैं तुम्हारी पाठशाला को राज्य का समर्थन दूंगा। मुल्ला बोला, बस एक दिन। राजा, सिर्फ एक दिन। मुल्ला ने सिर झुकाया। ठीक है हुजूर, कल आपके सामने 100 सिक्के होंगे। अगले दिन दरबार में लोगों की भीड़ लगी थी। मुल्ला आया, लेकिन न कोई ठेला, न गधा, न सामान, सिर्फ एक कटोरा, वही पुराना। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं आखिरी बार भीख मांगने आया हूं, लेकिन इस बार राजा के लिए। लोगों ने पूछा, राजा के लिए? मुल्ला बोला, हाँ, जो भी आज दान देगा उसका नाम उस पाठशाला के मुख्य द्वार पर लिखा जाएगा जहां राजा ने अमीरी की शिक्षा को मान्यता दी है। लोग झूम उठे। कुछ ही घंटों में 100 सोने के सिक्के इकट्ठा हो गए। राजा ने मंच पर आकर कहा, मुल्ला, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोच और संवाद अगर सच्चे हों तो जनता दिल से देती है। राजा ने आदेश दिया, राजकोष से 500 सोने के सिक्के दिए जाए और नसीरुद्दीन की अमीरी पाठशाला को राज्य भर में फैलाया जाए। मुल्ला ने पाठशाला के उद्घाटन पर कहा, अमीरी वो नहीं जो तिजोरी में हो, अमीरी वो है जो सोच में हो। जिसने देना सीख लिया वो अमीर है, और जिसने समझा कि भीख मांगने में भी ईमानदारी हो सकती है वो सबसे अमीर है। सीख, भीख मांगना गलत नहीं अगर वो उद्देश्यपूर्ण हो। व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, विश्वास के लिए भी होता है। सोच बड़ी हो तो हालात कभी छोटे नहीं लगते, और जनता ही असली राजा होती है अगर सही तरीके से जुड़ी जाए। कहानी 3। अनातोलिया के उस छोटे से कस्बे में जहां मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम और अपने प्यारे गधे के साथ रहते थे, सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। यह बेचैनी किसी आने वाली आफत की नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की पर अब असहनीय हो चुकी परेशानी की थी। मुल्ला के ठीक दाहिनी ओर करीम चाचा का घर था, जो अपनी सेहत और सुबह की शांति को दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। बाईं ओर फातिमा खाला का मकान था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और जिन्हें रात की अच्छी नींद की सख्त जरूरत होती थी। सामने की गली में रहने वाले अहमद भाई एक व्यापारी थे, जिन्हें सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकलना होता था। और इन सब के बीच पिछले कुछ हफ्तों से एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया था, बशीर भाई का नया नवेला मुर्गा शेरू। शेरू कोई आम मुर्गा नहीं था। उसकी बांग में एक अजीब सी कर्कशता और बेसुरेपन का अद्भुत मिश्रण था। और सबसे बड़ी समस्या थी उसके बांग देने का समय। वह न तो भोर में बांग देता था, न ही दोपहर में। शेरू आधी रात को, कभी सुबह 3 बजे, कभी शाम को चाय के वक्त, गरज यह कि जब उसका मन करता वह पूरी ताकत से अपनी बेसुरी आवाज का प्रदर्शन करने लगता। शुरू में तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। नया मुर्गा है, शायद अभी वक्त का अंदाजा नहीं, किसी ने कहा। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, किसी और ने तसल्ली दी। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे और शेरू की आदतें जस की तस थीं। एक सुबह जब शेरू ने रात 2 बजे ऐसी जोरदार बांग दी कि गली के सारे कुत्ते भी भौंकने लगे, सब्र का बांध टूट गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही करीम चाचा, फातिमा खाला और अहमद भाई तीनों मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मुल्ला, जो अभी अभी अपनी सुबह की नमाज से फारिग हुए थे, दरवाजा खोलकर उन्हें देखकर चौंके। अरे करीम चाचा, फातिमा बहन, अहमद भाई, आप सब खैरियत से तो हैं? इतनी सुबह सुबह?
करीम चाचा की आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मुल्ला जी, खैरियत कहा। अब तो जीना मुहाल हो गया है। इस बशीर के मुर्गे ने तो नाक में दम कर रखा है। फातिमा खाला, जिनकी गोद में उनका सबसे छोटा ऊँघता हुआ बच्चा था, बोली, मुल्ला भाई, रात भर बच्चे सो नहीं पाते। शेरू की आवाज सुनकर ऐसे डरकर उठते हैं कि बस, और फिर उन्हें सुलाना पहाड़ जैसा काम हो जाता है। अहमद भाई ने अपनी लाल आंखें मलते हुए कहा, और मेरा तो सारा कारोबार ही चौपट होने को है। रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर सुस्ती छाई रहती है। दुकान पर ध्यान ही नहीं लगता। मुल्ला ने तीनों को अंदर बुलाया, अपनी पुरानी दरी पर बिठाया और बेगम से सबके लिए गर्म चाय लाने को कहा। फिर वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। करीम चाचा ने विस्तार से बताया, हमने बशीर से बात करने की कोशिश की। पहले तो वह टालमटोल करता रहा, फिर कहने लगा, मुर्गा है, बांग तो देगा ही। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई, बांग दे, पर वक्त बेवक्त तो न दे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो, ऐसी भयानक आवाज निकालता है। फातिमा खाला ने सहमति में सिर हिलाया, और जब हमने ज्यादा जोर दिया तो बशीर कहने लगा कि शेरू तो उसकी शान है, उसे बेचारे परिंदे पर बड़ा नाज है। कहता है, तुम लोगों को अच्छी आवाज की परख नहीं। अहमद भाई ने गुस्से में कहा, परख तो उसे अक्ल की नहीं है। हमने कहा किया तो मुर्गे को काबू में करे या उसे कहीं और भेज दे, वरना मोहल्ले की पंचायत बुलानी पड़ेगी। पर वह टस से मस नहीं हो रहा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जिसे देखकर परेशान पड़ोसियों को थोड़ी हैरत भी हुई। जब सब अपनी अपनी भड़ास निकाल चुके तो मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, हम तो मामला गंभीर है। बशीर भाई का शेरू वाकई एक असाधारण प्रतिभा का धनी लगता है। करीम चाचा झुंझला गए, मुल्ला जी, आप मजाक कर रहे हैं। यहाँ हमारी नींद हराम है और आपको दिल्लगी सूझ रही है। मुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया, नहीं नहीं करीम चाचा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, और यकीन मानिए मैं बशीर भाई या उनके शेरू का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है। कभी कभी वह समाधान सीधा न होकर थोड़ा टेढ़ा होता है। तो क्या है वह टेढ़ा समाधान? फातिमा खाला ने उम्मीद से पूछा। मुल्ला मुस्कुराए, उसके लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा और कुछ तैयारी करनी होगी। आप लोग आज शाम को मेरे घर तशरीफ लाइए। बशीर भाई को भी बुला लीजिएगा। हम सब मिलकर इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। तीनों पड़ोसी कुछ निराश, कुछ उम्मीद के साथ वापस लौट गए। उन्हें मुल्ला की बातों पर पूरा भरोसा तो था, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करेंगे जिससे जिद्दी बशीर और उसका बेसुरा मुर्गा काबू में आ सकें। शाम को जब सूरज ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था, मुल्ला के छोटे से आंगन में एक छोटी सी महफिल जमी। करीम चाचा, फातिमा खाला, अहमद भाई और कुछ अन्य पड़ोसी एक ओर बैठे थे। दूसरी ओर कुछ असहज सा बशीर भाई बैठा था, जिसके चेहरे पर नाराजगी और बचाव का मिलाजुला भाव था। मुल्ला नसीरुद्दीन बीच में एक पुरानी चौकी पर बैठे थे। उनके पास एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा था और घड़े के ऊपर एक छोटा डंडा। सबके आ जाने के बाद मुल्ला ने बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक खास मकसद से जमा हुए हैं। हमारे मोहल्ले की शांति, जो बशीर भाई के मुर्गे शेरू की वजह से थोड़ी भंग हो गई है, उसे वापस लाना है। बशीर भाई कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि मुल्ला ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया।
बशीर भाई, मैं जानता हूं आप अपने शेरू से बहुत प्यार करते हैं और हर किसी को अपनी चीज प्यारी होती है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारी पसंद दूसरों के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। फिर मुल्ला ने उस बड़े घड़े की ओर इशारा किया। आप सब सोच रहे होंगे कि यह घड़ा यहाँ क्यों रखा है। सबकी नजरें घड़े पर टिक गईं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई मामूली घड़ा नहीं है, यह एक संगीत पारखी घड़ा है। यह अच्छी और बुरी आवाज में फर्क करना जानता है। पड़ोसियों में कानाफूसी शुरू हो गई। यह मुल्ला आज क्या करने वाले हैं? करीम चाचा ने धीरे से अहमद भाई से कहा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मैंने आज दिन भर शेरू की बांग को ध्यान से सुना है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शेरू की आवाज में कुछ खास बात है। वह आम मुर्गों की तरह नहीं है। बशीर भाई का चेहरा थोड़ा खिल उठा। देखा, मैं तो पहले ही कहता था, मेरा शेरू बहुत गुणी है। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल बशीर भाई, लेकिन उसकी गुणवत्ता को सही दिशा देने की जरूरत है। अब देखिए, जब कोई अच्छा गायक गाता है तो हम क्या करते हैं? हम तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। और जब कोई बेसुर में गाता है तो। मुल्ला ने अचानक उस घड़े पर डंडे से जोर से मारा। धम्म, एक भारी और बेसुर आवाज आंगन में गूंज उठी। सब चौंक गए। फातिमा खाला का बच्चा, जो ऊँघ रहा था, डरकर रोने लगा। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, यह घड़ा बुरी आवाज सुनकर ऐसे ही प्रतिक्रिया देता है। फिर उन्होंने बशीर भाई की ओर देखा। बशीर भाई, अब से जब भी आपका शेरू बांग देगा, हम सबको एक काम करना है। जैसे ही शेरू की आवाज सुनाई दे, हम सब अपने अपने घरों से किसी बर्तन पर या किसी खाली डिब्बे पर या अगर कुछ न मिले तो जमीन पर ही हाथ मारकर ठीक वैसी ही ढम की आवाज निकालेंगे जैसी इस घड़े ने निकाली। बशीर भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन मुल्ला जी, इससे क्या होगा? मुल्ला ने समझाया, इससे दो बातें होंगी बशीर भाई। पहली, शेरू को पता चलेगा कि उसकी बांग लोगों को कैसी लग रही है। जानवर भी समझदार होते हैं, उन्हें भी अपनी तारीफ और आलोचना का अंदाजा होता है। जब वह हर बार अपनी बांग के जवाब में यह ढम्मढम्म की आवाज सुनेगा तो शायद उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए। और दूसरी बात, अहमद भाई ने पूछा, जो अब इस अजीब योजना में दिलचस्पी लेने लगे थे। दूसरी बात यह, मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कि हम सब मिलकर एक नया मोहल्ला ऑर्केस्ट्रा बनाएंगे, शेरू की बांग के साथ हमारा ढम्मढम्म का संगीत। सोचिए कितना अनोखा होगा। करीम चाचा ने सिर खुजलाते हुए कहा, लेकिन मुल्ला जी, इससे तो शोर और बढ़ जाएगा। हमारी परेशानी कम होने के बजाय दुगुनी हो जाएगी। मुल्ला हंसे। करीम चाचा, कभी कभी जहर को जहर ही काटता है। और वैसे भी यह शोर हमारा होगा, साझा शोर। जब कोई चीज अपनी होती है तो वह उतनी बुरी नहीं लगती। आप बस मेरी बात मानकर देखिए। आज रात से ही यह प्रयोग शुरू करते हैं। बशीर भाई कुछ कहना चाहते थे, पर बाकी पड़ोसियों के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और मुल्ला पर भरोसे का भाव देखकर वह चुप हो गए। उन्हें भी यह योजना बेतुकी लग रही थी, पर मुल्ला की बात काटने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजाए और दूर अंधेरे में शेरू ने अपनी पूरी ताकत से बांग दी, कुक्कड़ुकून कू कू। कर्कश एक अजीब घटना घटी। पहले करीम चाचा के घर से धाड़ की आवाज आई, जैसे किसी ने थाली जमीन पर पटक दी हो। फिर फातिमा खाला के घर से टिन, जैसे किसी ने स्टील के डिब्बे पर चम्मच मारा हो। अहमद भाई के घर से धमक और देखते ही देखते
गली के कई घरों से अलग अलग तरह की ठोकने पीटने की आवाजें आने लगीं। शेरू, जो शायद अपनी बांग के बाद तारीफ की उम्मीद कर रहा था, इस अप्रत्याशित जुगलबंदी से चौंक गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोबारा बांग देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं था। और जैसे ही उसकी आधी अधूरी बांग खत्म हुई, फिर से चारों ओर से धाड़धम्मटिन का कोरस शुरू हो गया। यह सिलसिला अगली सुबह तक चला। जब भी शेरू बांग देता, मोहल्ले वाले अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहते। बशीर भाई अपने घर में बैठे यह सब सुन रहे थे। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी बीवी ने भी कहा, अजी सुनते हो, लगता है मुल्ला जी ने तो शेरू को मोहल्ले का मस्खरा बना दिया है। अगले 2-3 दिनों तक यही होता रहा। शेरू की हर बांग का स्वागत जोरदार ऑर्केस्ट्रा से किया जाता। धीरे धीरे शेरू की बांग की संख्या कम होने लगी। उसकी आवाज में वह पहले वाली अकड़ भी नहीं रही। कभी कभी तो वह आधी बांग देकर ही चुप हो जाता, जैसे उसे डर हो कि अभी फिर से वह भयानक शोर शुरू हो जाएगा। चौथे दिन एक अजीब शांति छाई रही। रात गुजरी, सुबह हुई, दोपहर हुई, पर शेरू की आवाज नहीं सुनाई दी। करीम चाचा, फातिमा खाला और अहमद भाई हैरान थे। शाम को वे फिर मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला जी, यह क्या चमत्कार है? आज तो शेरू बोला ही नहीं। मुल्ला मुस्कुरा रहे थे। चमत्कार नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और साझा प्रयास। तभी बशीर भाई वहां आए। उनके हाथ में एक पिंजरा था और पिंजरे में शेरू गर्दन झुकाए बैठा था। बशीर भाई का चेहरा उतरा हुआ था। मुल्ला जी, उन्होंने कहा, मैं यह मुर्गा अपने गांव वाले रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आया हूँ। वहाँ खुला खेत है, किसी को परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। मुल्ला ने उठकर बशीर भाई को गले लगा लिया। अरे बशीर भाई, माफी की कोई बात नहीं। गलती तो किसी से भी हो सकती है। अहम यह है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और देखिए, आपके इस कदम से मोहल्ले में फिर से अमन चैन लौट आया है। करीम चाचा ने कहा, लेकिन मुल्ला जी, यह हुआ कैसे? क्या शेरू उस शोर से डर गया? मुल्ला ने समझाया, करीम चाचा, बात सिर्फ डरने की नहीं है। जब शेरू बांग देता था तो उसे लगता था कि वह अपनी ताकत और मौजूदगी का एहसास करा रहा है। लेकिन जब उसकी हर बांग के जवाब में उससे भी ज्यादा और संगठित शोर होने लगा, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली कि उसकी आवाज उतनी प्रभावशाली नहीं है जितना वह समझता था। दूसरी कि उसकी आवाज लोगों को पसंद नहीं आ रही, बल्कि परेशान कर रही है। जानवरों में भी आत्मसम्मान होता है। जब उसे लगा कि उसकी कला का ऐसा स्वागत हो रहा है, तो उसका दिल टूट गया होगा। फातिमा खाला हंस पड़ी, तो आपने शेरू का दिल तोड़कर हमारी मुश्किल हल कर दी। मुल्ला ने कहा, कभी कभी दिल तोड़ना नहीं, बल्कि आईना दिखाना जरूरी होता है। हमने तो बस शेरू को और बशीर भाई को एक आईना दिखाया था। बाकी फैसला तो उन्हें खुद ही करना था। उस दिन के बाद मोहल्ले में फिर से शांति लौट आई। लोग रात को चैन की नींद सोने लगे। बशीर भाई भी सबसे घुल मिल गए और किसी ने उन्हें उनके मुर्गे के लिए ताना नहीं मारा। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन हो गए। कभी अपने गधे से बातें करते, कभी बाजार में सौदा करते और कभी किसी उलझी हुई गुत्थी को अपनी अनोखी सूझबूझ से सुलझाते। पड़ोसियों की शिकायत और मुल्ला का यह अनोखा हल कस्बे के लोगों के लिए एक और यादगार किस्सा बन गया, जो यह सिखाता था कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे अजीब और हास्यप्रद तरीकों से भी निकल सकता है। बस जरूरत होती है थोड़ी सी रचनात्मकता और मिलकर प्रयास करने की।
और हाँ, एक मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे दोस्त की, जो दुनिया को हमेशा एक अलग नजरिए से देखता हो। कहानी 4। हिंदुस्तान की एक विशाल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, पर कभी-कभी उनके मन में ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब उनके चतुर से चतुर दरबारी भी नहीं दे पाते थे। ऐसे ही एक दिन भरे दरबार में, जब चारों ओर शानो शौकत और चापलूसी का माहौल था, बादशाह के मन में एक गहरा प्रश्न कौंधा। उन्होंने अपने वजीर-ए-आज़म से पूछा, वजीर साहब, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? वजीर साहब, जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे, पल भर को ठिठके। फिर बोले, आलमपनाह, सबसे बड़ा सच तो आप स्वयं हैं। आपकी सल्तनत है, आपका प्रताप है। दूसरे दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। किसी ने कहा, खुदा की रहमत सबसे बड़ा सच है, किसी ने कहा, कर्मों का फल सबसे बड़ा सच है। बादशाह मुस्कुराए, पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। ये सब सच हैं, पर मैं उस एक परम सत्य की बात कर रहा हूँ जो इन सबसे ऊपर हो, जो अटल हो, जिसे कोई झुठला न सके। दरबार में चुप्पी छा गई। बड़े बड़े विद्वान और सलाहकार बगले झांकने लगे। तभी किसी ने दबी जबान में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम लिया। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी और दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए मशहूर थे। कभी उनकी बातें अटपटी लगतीं, तो कभी उनमें जीवन का गहरा सार छिपा होता था। बादशाह ने कहा, हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन, उन्हें फौरन पेश किया जाए। देखें वो इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं या नहीं। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में एक साधारण सी पोशाक पहने गधे पर सवार होकर महल के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें सीधे दरबार में ले जाया गया। बादशाह ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और अपना प्रश्न दोहराया, मुल्ला जी, हम सब एक पहेली में उलझे हुए हैं। आप हमें बताएं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, चारों ओर नजरें घुमाईं, दरबारियों के उत्सुक चेहरे देखे और फिर बादशाह की ओर देखकर मुस्कुराए। आलमपनाह, सबसे बड़ा सच तो इतना सीधा और सरल है कि अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। एक दरबारी, जो मुल्ला को कुछ कमतर आंकता था, बोल पड़ा, तो बताइए न मुल्ला जी, इतना घुमाफिरा क्यों रहे हैं? मुल्ला ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस बादशाह की ओर देखते रहे। हुजूर, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? शायद उन्हीं सवालों में आपको आपका जवाब मिल जाए। बादशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। जरूर मुल्ला जी, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। मुल्ला बोले, आलमपनाह, यह जो आलीशान महल है, जिसमें हम सब बैठे हैं, क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? बादशाह ने कहा, नहीं मुल्ला, इसे मेरे दादाजान ने बनवाया था। उससे पहले यहाँ कुछ और रहा होगा। मुल्ला ने अगला सवाल किया, और आपके दादाजान से पहले? और उनसे भी पहले? उससे पहले भी कुछ और रहा होगा, फिर उससे पहले कुछ और। शायद जंगल या खाली मैदान, बादशाह ने सोचते हुए कहा। मुल्ला मुस्कुराए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जगह, यह महल, यह सब समय के साथ बदलते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बादशाह ने स्वीकार किया। मुल्ला ने फिर पूछा, आलमपनाह, जब आप शहजादे थे, तो क्या आपकी जिम्मेदारियां, आपकी सोच, आपकी ताकत वैसी ही थी जैसी आज एक बादशाह के तौर पर है? बादशाह हंसे, कहा, मुल्ला जी, तब तो बस खेलना कूदना और तालीम हासिल करना ही काम था। आज तो पूरी सल्तनत का बोझ मेरे कंधों पर है। यानी आप भी बदले हैं, आपका पद बदला है, आपकी जिम्मेदारियां बदली हैं, मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल, बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया। मुल्ला दरबार में टहलते हुए बोले, हुजूर, यह जो सूरज रोज सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, क्या यह हमेशा एक ही जगह पर रहता है?
नहीं, वह तो अपनी यात्रा पूरी करता है, दिन और रात का चक्र चलाता है, बादशाह ने कहा। और यह जो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, क्या यह हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं मुल्ला, मौसम तो प्रकृति का नियम है, वह बदलते ही रहते हैं। मुल्ला अब बादशाह के सिंहासन के करीब आकर रुके। आलमपनाह, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह नन्हा सा होता है, फिर वह बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। क्या यह सच नहीं है? बादशाह की आंखें गहरी हो गईं। यह तो जीवन का अटल सत्य है, मुल्ला। मुल्ला ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, हुजूर, आपने देखा, महल बदल गया, आपकी अपनी जिंदगी बदल गई, सूरज की स्थिति बदलती है, मौसम बदलते हैं, इंसान का जीवन बदलता है। हर चीज, हर कण, हर पल बदल रहा है। उन्होंने एक क्षण रुककर दरबारियों की ओर देखा, जो अब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। फिर वे बादशाह की ओर मुड़े। आलमपनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है, बदला। बादशाह अवाक रह गए। इतना सरल जवाब। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख के दिन भी फिरेंगे। जवानी है तो बुढ़ापा भी दस्तक देगा, ताकत है तो कभी कमजोरी भी महसूस होगी। साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय इस एक सच के कि सब कुछ बदलता रहता है। बादशाह जलालुद्दीन अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और समझ का भाव था। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक फकीराना चमक थी। मुल्ला जी, बादशाह ने कहा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। हम सब स्थायी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ताकत, दौलत, शोहरत, और यह भूल जाते हैं कि ये सब तो रेत के महल की तरह हैं, जो समय की लहरों के साथ ढह जाते हैं। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, जब हम इस सबसे बड़े सच को समझ लेते हैं तो जीवन की छोटी बड़ी बातों से विचलित नहीं होते। हम न तो सफलता में बहुत ज्यादा फूलते हैं और न ही असफलता में टूटते हैं। हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी बदल जाएगी। एक दरबारी, जो अब तक चुप था, बोला, लेकिन मुल्ला जी, अगर सब कुछ बदलता ही रहता है तो फिर किसी चीज का क्या महत्व? फिर तो प्रयास करना ही व्यर्थ है। मुल्ला ने उसकी ओर देखकर कहा, जनाब, बदलाव का मतलब यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ हैं। बदलाव का मतलब है कि हमें हर पल को जीना चाहिए, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि अगला पल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता। यह हमें अहंकार से बचाता है और विनम्रता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि आज हमारे पास जो मौका है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि कल शायद यह मौका न रहे। उन्होंने बादशाह की ओर देखकर अपनी बात समाप्त की, आलमपनाह, सबसे बड़ा सच यही है कि यह भी गुजर जाएगा। चाहे सुख का समय हो या दुख का, सफलता हो या विफलता, सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तनशील है। इस सच को जानने वाला ही वास्तव में बुद्धिमान है और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। बादशाह अकबर ने आगे बढ़कर मुल्ला नसीरुद्दीन को गले लगा लिया। मुल्ला, आज तुमने मुझे दौलत और सल्तनत से भी कीमती चीज दी है, ज्ञान का प्रकाश। तुम्हारा यह सबक मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। उन्होंने मुल्ला को अशरफियों से तौलने का आदेश दिया, पर मुल्ला ने विनम्रता से इनकार कर दिया। आलमपनाह, सच की कोई कीमत नहीं होती। और मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। आपके चेहरे पर संतोष की यह मुस्कान। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से विदा हुए, अपने गधे पर सवार होकर उसी सादगी से जैसे आए थे।
लेकिन उनके शब्दों ने बादशाह और पूरे दरबार के सोचने का नजरिया बदल दिया था। उस दिन से बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने बदलाव के इस परम सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी कोई बड़ी सफलता मिलती तो वह खुद को याद दिलाते, यह भी गुजर जाएगा, और जब कोई मुश्किल आती तो भी यही सोचते, यह भी गुजर जाएगा। इस एक सच ने उन्हें और भी ज्यादा न्यायप्रिय, विनम्र और प्रजावत्सल बना दिया। और मुल्ला नसीरुद्दीन की ख्याति एक ऐसे फकीर के रूप में और भी बढ़ गई जो हंसी मजाक में जीवन के सबसे गहरे रहस्य उजागर कर देता था। दरबार में उस दिन के बाद अक्सर यह चर्चा होती कि कैसे एक मामूली से दिखने वाले मुल्ला ने बादशाह को वह सबसे बड़ा सच सिखाया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं समझा पाए थे। और वह सच था, परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही शाश्वत है। कहानी 5। धूप अपने पूरे उफान पर थी और अनातोलिया के उस मशहूर कस्बे का बाजार खरीदारों और विक्रेताओं की चहल पहल से गुलजार था। तरह तरह की आवाजें, सौदागरों की पुकारें, गधों की रेंक, बच्चों का शोर और औरतों की खिलखिलाहटें हवा में तैर रही थीं। इसी भीड़भाड़ वाले बाजार में अपने भरोसेमंद गधे पर सवार मुल्ला नसीरुद्दीन भी कुछ जरूरी सामान खरीदने निकले थे। उनकी बेगम ने उन्हें मसालों, कुछ ताज़ी सब्जियों और एक नई मिट्टी की हांडी लाने की लंबी फहरिस्त थमाई थी। मुल्ला अपनी धुन में मगन बाजार की गलियों से गुजर रहे थे। उनकी नजरें दुकानों पर सजे सामानों को टटोल रही थीं और कान व्यापारियों की मीठी मीठी बातों को सुन रहे थे। वह जानते थे कि बाजार ऐसी जगह है जहां चतुराई और सावधानी दोनों की जरूरत होती है, वरना कोई भी आपको बातों में उलझाकर ठग सकता है। जैसे ही मुल्ला कपड़े के बाजार से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक चमकते हुए रेशमी कपड़े के थान पर पड़ी। कपड़ा इतना खूबसूरत और मुलायम लग रहा था कि मुल्ला एक पल को रुक गए। दुकान का मालिक एक मोटा सा, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यापारी जिसका नाम कासिम था, मुल्ला को देखते ही लपककर बाहर आया। आइए आइए मुल्ला जी, आपकी ही राह देख रहा था। देखिए तो क्या नायाब चीज आई है, ईरान का असली रेशम, बादशाहों के पहनने लायक। कासिम ने कपड़े को ऐसे लहराया जैसे वह कोई जादुई कालीन हो। मुल्ला ने कपड़े को हाथ में लेकर देखा। वाकई कपड़ा बेहतरीन था। कपड़ा तो अच्छा है कासिम भाई, क्या दाम है इसका? कासिम ने अपनी मोटी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और फिर बड़ी अदा से बोला, मुल्ला जी, आपके लिए खास रियायत। वैसे तो यह 100 दीनार का है, पर आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपसे क्या छिपाना। आप बस 80 दीनार दे दीजिए। मुल्ला की अनुभवी आंखें जानती थीं कि कपड़े की कीमत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कासिम भाई, 80 दीनार तो बहुत ज्यादा हैं। यह तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे ईरान का शहंशाह समझ बैठे हैं। कासिम ने फौरन अपना पैंतरा बदला। अरे मुल्ला जी, आप भी क्या बात करते हैं? आपकी इज्जत हमारे लिए शहंशाह से कम थोड़े ही है। चलिए आप 70 दे दीजिए। इससे कम में तो मेरा खुद का खरीदा हुआ भी नहीं है। मुल्ला जानते थे कि यह व्यापारी की आम चाल है। उन्होंने कपड़े को वापस रखते हुए कहा, नहीं कासिम भाई, 70 भी बहुत हैं। मुझे तो बस अपनी बेगम के लिए एक मामूली सा कुर्ता बनवाना है। इसके लिए तो 50 दीनार भी ज्यादा होंगे। कासिम ने माथे पर बल डालकर कहा, 50? मुल्ला जी, आप तो मेरा दिवाला निकाल देंगे। 50 में तो इसकी बुनाई भी नहीं आती। चलिए, न आपकी न मेरी, 60 दीनार पर सौदा पक्का करते हैं। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है कासिम भाई, 60 दीनार सही हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कासिम की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि मुल्ला अब कोई छोटी मोटी चीज और मांगेंगे।
कहिए मुल्ला जी, आपकी हर शर्त मंजूर। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, शर्त यह है कि मैं यह कपड़ा आज नहीं बल्कि कल सुबह आकर लूंगा, और पैसे भी तभी दूंगा। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कासिम थोड़ा निराश हुआ, पर उसे लगा कि सौदा तो हो ही चुका है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बाजार में इज्जत थी, वह अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं थे। ठीक है मुल्ला जी, जैसा आप कहें। मैं यह थान आपके लिए अलग रख देता हूँ। मुल्ला मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उन्होंने बाकी का सामान खरीदा और घर लौट आए। अगले दिन सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन फिर बाजार पहुंचे। वह सीधे कासिम की दुकान पर गए। कासिम उन्हें देखकर खुश हो गया। आइए मुल्ला जी, आपका कपड़ा तैयार है। उसने वह रेशमी थान निकाला। मुल्ला ने कपड़े को देखा और फिर कासिम से पूछा, कासिम भाई, कल हमने क्या तय किया था? कासिम ने उत्साह से कहा, यही कि आप यह कपड़ा 60 दीनार में लेंगे मुल्ला जी। मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ, यह तो ठीक है। लेकिन मेरी शर्त क्या थी? कासिम थोड़ा उलझन में पड़ गया। शर्त? हाँ, शर्त यह थी कि आप आज आकर कपड़ा लेंगे और पैसे देंगे। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल सही। तो मैं अपनी शर्त पूरी करने आया हूँ। मैं आज कपड़ा लेने आया हूँ। यह कहकर मुल्ला ने वह रेशमी थान उठाया और अपनी बगल में दबा लिया। कासिम हैरान रह गया। लेकिन मुल्ला जी, पैसे तो दीजिए। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, पैसे? पैसे किस बात के कासिम भाई? कासिम का चेहरा लाल होने लगा। अरे, यह क्या मजाक है मुल्ला जी? कल 60 दीनार तय हुए थे इस कपड़े के। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। ओह हाँ, 60 दीनार। पर कासिम भाई, कल जब मैंने कहा था कि मैं आज पैसे दूंगा, तो क्या मैंने यह भी कहा था कि मैं आज कपड़ा लूंगा और आज ही पैसे दूंगा? कासिम हक्का बक्का रह गया। यह यह आप क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? इसका क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने बड़े इत्मीनान से समझाया, देखिए कासिम भाई, कल मैंने कहा था कि मैं आज आकर कपड़ा लूंगा। मैं आ गया और मैंने कपड़ा ले लिया। मेरी पहली शर्त पूरी हुई। मैंने यह भी कहा था कि मैं आज पैसे दूंगा। वह शर्त अभी बाकी है। मैं आज पैसे दूंगा, पर कपड़े के नहीं। कासिम का सिर चकराने लगा। तो फिर किसके पैसे देंगे आप? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कासिम भाई, क्या आपको याद है, कल जब मैं आपकी दुकान से जाने लगा था, तो आपने मुझसे क्या कहा था? कासिम ने याद करने की कोशिश की। मैंने कहा था कि मैं यह थान आपके लिए अलग रख दूंगा। और मुल्ला ने पूछा, और? और कुछ नहीं। कासिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुल्ला ने कहा, नहीं कासिम भाई, आपने यह भी कहा था। ठीक है मुल्ला जी, जैसा आप कहें। इसका मतलब यह हुआ कि आपने मेरी शर्त मान ली थी। और मेरी शर्त यह थी कि मैं आज पैसे दूंगा। मैं आज पैसे देने को तैयार हूँ, पर उन 60 दीनारों के लिए नहीं जो कपड़े की कीमत है, बल्कि उस वादे के लिए जो आपने मुझसे किया था कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा करेंगे। अब कासिम को कुछ कुछ समझ आने लगा कि मुल्ला उसे उसी की बातों में उलझा रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमा उठा। यह यह तो सरासर धोखा है मुल्ला जी। आप मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं। मुल्ला ने शांति से कहा, चालाकी कासिम भाई? क्या कल आपने मुझे इस कपड़े की कीमत 100 दीनार नहीं बताई थी, जबकि इसकी असल कीमत 40 दीनार से ज्यादा नहीं है? क्या आपने मुझे ठगने की कोशिश नहीं की थी? मैंने तो बस आपकी ही भाषा में आपको जवाब दिया है। आसपास के दुकानदार और ग्राहक भी जमा हो गए थे।
वे सब मुल्ला और कासिम की यह अनोखी बहस सुन रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे। कासिम अब बुरी तरह फंस चुका था। उसे एहसास हो गया था कि मुल्ला ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। अगर वह शोर मचाता तो उसकी ठगी की बात पूरे बाजार में फैल जाती और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है मुल्ला जी, आप जीत गए। आप यह कपड़ा ले जाइए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुल्ला ने कपड़े का थान वापस कासिम की ओर बढ़ा दिया। नहीं कासिम भाई, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता और न ही मैं किसी को धोखा देना चाहता हूं। मैं तो बस आपको एक सबक सिखाना चाहता था। फिर मुल्ला ने अपनी जेब से 40 दीनार निकाले और कासिम के हाथ में रख दिए। यह इस कपड़े की सही कीमत है, न कम न ज्यादा। और हाँ, आइंदा किसी सीधे सादे दिखने वाले ग्राहक को मूर्ख समझने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है वह आपसे ज्यादा चतुर निकले। कासिम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने चुपचाप पैसे ले लिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए वह रेशमी थान उठाया, अपने गधे पर रखा और वहां से चल दिए। बाजार में मौजूद लोग मुल्ला की चतुराई और हाजिर जवाबी पर वाह वाह कर उठे। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, वाह मुल्ला जी वाह, आपने तो इस चिकने घड़े कासिम को ऐसा सबक सिखाया है कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। मुल्ला ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, बाजार में हर कोई अपना माल बेचना चाहता है और हर कोई अच्छी कीमत पाना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब शुरू होती है जब ईमानदारी का दामन छूट जाता है और ठगी का रास्ता अपनाया जाता है। याद रखिए, चतुराई का जवाब चतुराई से दिया जा सकता है, पर बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। यह कहकर मुल्ला अपनी राह चल दिए। पीछे छोड़ गए एक शर्मिंदा ठग और ढेर सारे प्रशंसक जो उनकी बुद्धिमत्ता की दाद दे रहे थे। उस दिन के बाद कासिम ने किसी भी ग्राहक को, चाहे वह कितना भी सीधा सादा क्यों न दिखे, कम आंकने की गलती नहीं की। और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी बाजार में एक और लोकप्रिय किस्सा बन गई, जो यह सिखाती थी कि अक्ल बड़ी होती है, न कि उम्र या दिखावा। और यह कि मुल्ला नसीरुद्दीन को ठगने की कोशिश करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुल्ला घर पहुंचे तो उनकी बेगम ने पूछा, हांडी मिल गई? मुल्ला मुस्कुराए, हांडी भी मिली और एक ठग को सबक भी मिला। फिर उन्होंने पूरी कहानी अपनी बेगम को सुनाई, जो सुनकर खूब हंसी। वह जानती थीं कि उनके मुल्ला जितने सीधे दिखते हैं, उतने हैं नहीं। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े पानी भरते थे। और आज बाजार में यही हुआ था। कहानी 6। अनातोलिया के उस जीवंत कस्बे में, जहां सूरज की पहली किरण मीनारों को चूमती और बाजारों में रौनक भर देती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल हाजिर जवाबी और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की अपनी कासियत के लिए मशहूर थे। उनकी बातें कभी हंसाती, कभी चौंकाती, पर हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती थीं। दूसरी ओर कस्बे के काजी जलालुद्दीन अपने इल्म, ज्ञान, अपनी सख्ती और अपने रुतबे के लिए जाने जाते थे। काजी साहब को अपने ज्ञान और न्यायप्रियता पर बड़ा नाज था और वह अक्सर मुल्ला की अतरंगी बातों और उनके सीधे सादे दिखने वाले व्यवहार को हल्के में लेते थे। उन्हें लगता था कि मुल्ला बस एक मस्खरे हैं, जिनकी बातों में कोई गहराई नहीं होती। एक दिन कस्बे में एक अजीबोगरीब मामला पेश आया। दो औरतें, जुबैदा और मरियम, एक छोटे से बच्चे पर अपना अपना हक जताती हुई काजी जलालुद्दीन की अदालत में पहुंचीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है और दूसरी औरत झूठ बोल रही है। बच्चा लगभग साल भर का था, बहुत प्यारा और गोलमटोल। वह कभी जुबैदा की गोद में शांत हो जाता तो कभी मरियम की ओर हाथ बढ़ाता। मामला बेहद पेचीदा था। कोई गवाह नहीं था,
कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि बच्चे की असली मां कौन है। काजी जलालुद्दीन ने दोनों औरतों से घंटों जिरह की। उन्होंने उनके पड़ोसियों को बुलवाया, दाइयों से पूछताछ की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। जुबैदा के पास अपने तर्क थे, मरियम के पास अपनी दलीलें। दोनों ही अपनी बात पर अड़ी थीं और बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थीं। काजी साहब, जो खुद को बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय समझते थे, इस मामले में बुरी तरह उलझ गए। उनकी सारी किताबें, सारे कानून, सारी समझ धरी की धरी रह गई। दोपहर ढलने लगी थी और काजी साहब का सिर चकरा रहा था। अदालत में भीड़ जमा थी। सब यह देखने आए थे कि काजी साहब इस मुश्किल मसले का क्या हल निकालते हैं। काजी साहब की इज्जत दांव पर लगी थी। तभी भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, काजी साहब, क्यों न इस मामले में मुल्ला नसीरुद्दीन की राय ली जाए। सुना है उनके पास हर मुश्किल का कोई न कोई अनोखा हल होता है। काजी जलालुद्दीन को यह बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि लोग उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं और एक मस्खरे से उनकी तुलना कर रहे हैं। पर वह अपनी बेबसी छिपा भी नहीं सकते थे। उन्होंने बेमन से कहा, ठीक है, बुलाओ उस नसीरुद्दीन को। देखते हैं वह क्या तीर मारता है। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन को अदालत में लाया गया। वह अपने गधे पर सवार होकर आए थे और उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। वह भीड़ को चीरते हुए काजी साहब के सामने पहुंचे और अदब से सलाम किया। काजी जलालुद्दीन ने रौबदार आवाज में कहा, नसीरुद्दीन, सुना है तुम बड़े अक्लमंद बनते हो। यह मामला देखो। ये दो औरतें हैं, दोनों इस बच्चे पर अपना हक जता रही हैं। बताओ बच्चा किसका है। अगर तुमने सही फैसला कर दिया तो मान जाऊंगा कि तुम वाकई में कुछ जानते हो। मुल्ला ने शांति से दोनों औरतों को देखा, फिर उस प्यारे से बच्चे को देखा जो अब जुबैदा की गोद में था और ऊँघ रहा था। उन्होंने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने का नाटक किया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर बोले, काजी साहब, मामला वाकई संगीन है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं और दो माँओं के बीच एक बच्चे का बंटवारा करना तो और भी मुश्किल। काजी साहब ने अधीर होकर कहा, यह सब तो हम भी जानते हैं नसीरुद्दीन, तुम हल बताओ। मुल्ला ने कहा, काजी साहब, मेरे पास एक तरकीब है, पर उसके लिए आपकी इजाजत और थोड़ी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद? काजी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, मुझे आपकी तलवार चाहिए और आपके 2 सिपाहियों की। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। दोनों औरतें डर से कांप उठीं। काजी जलालुद्दीन भी हैरान रह गए। तलवार? तुम तलवार का क्या करोगे नसीरुद्दीन? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, काजी साहब, जब इंसाफ सीधा न हो सके तो उसे थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। मैं इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दूंगा। एक टुकड़ा जुबैदा को और दूसरा मरियम को। इस तरह दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा और झगड़ा भी खत्म। यह सुनते ही जुबैदा, जिसकी गोद में बच्चा था, दहाड़ मारकर रो पड़ी। वह बच्चे से लिपट गई और चीखने लगी, नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को मत काटो। मैं अपना दावा वापस लेती हूँ। यह बच्चा मरियम का ही है, इसे मरियम को दे दो। बस मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो। दूसरी ओर मरियम के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने कहा, हाँ काजी साहब, यही सही इंसाफ है। कर दीजिए इसके 2 टुकड़े। कम से कम मुझे आधा तो मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सब देखा और फिर काजी जलालुद्दीन की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब वह रहस्यमयी मुस्कान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा का भाव था। काजी साहब, मुल्ला ने कहा,
असली माँ कौन है यह अब आईने की तरह साफ है। उन्होंने जुबैदा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह औरत जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना दावा तक छोड़ने को तैयार है, वही इस बच्चे की असली माँ है। कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने कटते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसे वह बच्चा मिले या न मिले। फिर उन्होंने मरियम की ओर इशारा किया, और यह औरत जो बच्चे के 2 टुकड़े करने पर राजी है, वह कभी माँ हो ही नहीं सकती। उसके दिल में ममता नहीं, बल्कि जलन और बदला लेने की भावना है। अदालत में मौजूद सभी लोग मुल्ला की इस बुद्धिमत्तापूर्ण परख पर दंग रह गए। काजी जलालुद्दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्हें अपनी सारी किताबें, सारे कानून मुल्ला की इस सीधी सादी पर दिल को छू लेने वाली दलील के आगे फीके नजर आने लगे। जुबैदा रोते हुए बच्चे को चूम रही थी। बच्चा भी शायद अपनी माँ की ममता को महसूस करके उससे लिपट गया था। काजी जलालुद्दीन ने कुछ देर बाद खुद को संभाला। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि मुल्ला के प्रति आदर का भाव था। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, तुमने तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे सिर्फ एक मस्खरा समझता था, वह तो हिकमत ज्ञान का समंदर निकला। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, बच्चा जुबैदा को सौंप दिया जाए और मरियम को झूठ बोलने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में मुनासिब सजा दी जाए। मरियम का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब अदालत की कार्यवाही समाप्त हुई और भीड़ छंटने लगी, तो काजी जलालुद्दीन ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया। नसीरुद्दीन, उन्होंने कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका, पर आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, बल्कि दिल और अनुभव में होती है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, काजी साहब, माफी की कोई बात नहीं। मैं तो बस वही कहता हूँ जो मुझे सही लगता है। और जहाँ तक बुद्धिमत्ता की बात है, वह तो हर इंसान में होती है, बस उसे पहचानने और सही वक्त पर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। काजी ने पूछा, लेकिन नसीरुद्दीन, तुम्हें यह तरकीब सूझी कैसे? क्या तुमने पहले भी ऐसे मामले सुलझाए हैं? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, काजी साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने जमाने में एक बहुत बुद्धिमान बादशाह ने ठीक इसी तरह का फैसला किया था। मैंने तो बस उनकी नकल की। कभी कभी पुराने नुस्खे भी बड़े काम आ जाते हैं। काजी जलालुद्दीन हंस पड़े। वाह नसीरुद्दीन, वाह! तुम नकल भी ऐसी करते हो कि असल से ज्यादा असरदार हो जाती है। उस दिन के बाद काजी जलालुद्दीन का मुल्ला नसीरुद्दीन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह अब मुल्ला को न सिर्फ इज्जत देते थे, बल्कि कई मुश्किल मामलों में उनसे सलाह भी लेने लगे थे। और मुल्ला भी अपनी अनोखी सूझबूझ से उनकी मदद करते रहे। यह किस्सा पूरे कस्बे में मशहूर हो गया कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी एक सीधी सादी तरकीब से न सिर्फ एक पेचीदा मसले को सुलझाया, बल्कि बड़े ज्ञानी काजी जलालुद्दीन को भी निरुत्तर कर दिया था। लोग कहते थे कि मुल्ला की बातें भले ही ऊपर से हल्की फुल्की लगें, पर उनमें जिंदगी की गहरी सच्चाई और इंसानियत की समझ छिपी होती है। और यही वजह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन सिर्फ एक मस्खरे नहीं, बल्कि एक सच्चे लोकशिक्षक और ज्ञानी पुरुष के रूप में लोगों के दिलों में बसते थे। वह अपनी सादगी और चतुराई से यह साबित करते रहते थे कि असली ज्ञान बड़ी बड़ी डिग्रियों या ऊंचे ओहदों में नहीं, बल्कि एक साफ दिल और खुली आंखों में निवास करता है। और काजी को निरुत्तर करने वाला यह वाकया उनकी इसी खासियत का एक और चमकदार उदाहरण बन गया। कहानी 6। अनातोलिया के उस छोटे से धूप से नहाए कस्बे में, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और बेमिसाल हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे।
उनके पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसका नाम था बख्तावर। बख्तावर के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। खेत खलिहान दुकानें सब कुछ था, लेकिन उसकी कंजूसी की चर्चा पूरे कस्बे में थी। मक्खी चूसने में वह इतना माहिर था कि लोग कहते थे अगर बख्तावर के हाथ से सिक्का गिर जाए तो वह उसे उठाने के लिए झुकने के बजाय वहीं लेटकर इंतजार करेगा कि हवा उसे उड़ाकर उसकी गोद में डाल दे। बख्तावर किसी की मदद करना तो दूर, किसी को उसका वाजिब हक भी आसानी से नहीं देता था। कई लोग उससे उधार लेकर या उसके लिए काम करके पछता चुके थे, क्योंकि बख्तावर से अपना पैसा वापस निकलवाना टेढ़ी खीर थी। एक साल कस्बे में बारिश बहुत कम हुई। कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा खेत भी पानी की कमी से जूझ रहा था। उनके खेत के ठीक बगल में बख्तावर का बड़ा सा खेत था और बख्तावर के खेत में एक गहरा लबालब भरा हुआ कुआं था। बख्तावर ने अपने कुएं के चारों ओर ऊंची दीवार बनवा रखी थी और किसी को भी अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं देता था, चाहे कोई कितना भी मिन्नतें कर ले। मुल्ला की फसल सूखने के कगार पर थी। उन्होंने कई बार बख्तावर से गुजारिश की कि वह उन्हें थोड़ा पानी दे दे, बदले में वह उसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, पर बख्तावर टस से मस नहीं हुआ। पानी मेरा है, कुआं मेरा है, मैं किसी को एक बूंद भी नहीं दूंगा। तुम्हें पानी चाहिए तो अपना कुआं खुदवाओ, बख्तावर अकड़कर कहता। मुल्ला जानते थे कि सीधे तरीके से बख्तावर से पार पाना मुश्किल है। उन्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर कस्बे के बाजार की ओर निकले। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं, पर आंखों में एक शरारती चमक भी थी। वह सीधे कस्बे के सबसे बड़े सौदागर हाजी इब्राहिम की दुकान पर पहुंचे। हाजी इब्राहिम न सिर्फ अमीर थे, बल्कि कस्बे के प्रभावशाली लोगों में भी गिने जाते थे। हाजी साहब सलाम, मुल्ला ने अदब से कहा। वालेकुम सलाम मुल्ला जी, कहिए कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? हाजी इब्राहिम ने पूछा। मुल्ला ने उदास चेहरा बनाकर कहा, हाजी साहब खैरियत कहा, बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी सारी फसल सूख रही है पानी की कमी से, और मेरा पड़ोसी बख्तावर, जिसके कुएं में अथाह पानी है, मुझे एक बूंद देने को तैयार नहीं। हाजी इब्राहिम ने सहानुभूति जताते हुए कहा, हाँ मुल्ला जी, बख्तावर की कंजूसी से तो सारा कस्बा वाकिफ है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुल्ला ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हाजी साहब मेरे पास एक तरकीब है, पर उसके लिए आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। और यकीन मानिए इससे आपका भी फायदा होगा। हाजी इब्राहिम की आंखों में उत्सुकता जागी। कैसा फायदा मुल्ला जी? मुल्ला ने समझाया, हाजी साहब मैं अपना आधा खेत आपको बेचने को तैयार हूँ, बहुत ही कम कीमत पर। शर्त बस यह है कि आपको उस खेत में पानी मेरे पड़ोसी बख्तावर के कुएं से लेना होगा। हाजी इब्राहिम हैरान रह गए। लेकिन मुल्ला जी, बख्तावर तो किसी को पानी नहीं देता, मैं उससे पानी कैसे लूंगा? मुल्ला मुस्कुराए, हाजी साहब आप कस्बे के इतने बड़े सौदागर हैं, आपके रुतबे और पहुंच के आगे बख्तावर की क्या मजाल? आप उससे पानी का सौदा कर सकते हैं। और सोचिए, अगर आपको आधे खेत के लिए पानी मिल गया तो बाकी आधे खेत के लिए मुझे भी तो पानी मिल ही जाएगा, आखिर हम दोनों के खेत जुड़े हुए हैं। हाजी इब्राहिम को मुल्ला की बात में दम लगा। बख्तावर का कुआं उनके गोदाम के भी पास था। अगर उन्हें वहां से पानी मिलने लगे तो उनके कई काम आसान हो सकते थे, और मुल्ला का आधा खेत बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। ठीक है मुल्ला जी, हाजी इब्राहिम ने कहा, मैं तैयार हूं। आप कागजात बनवाइए।
अगले ही दिन मुल्ला ने अपना आधा खेत हाजी इब्राहिम के नाम कर दिया। यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। बख्तावर ने जब सुना तो पहले तो वह हंसा कि मुल्ला ने बेवकूफ़ी में अपना आधा खेत गवा दिया, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। 2 दिन बाद हाजी इब्राहिम अपने कुछ आदमियों के साथ बख्तावर के पास पहुंचे। बख्तावर मियाँ, हाजी इब्राहिम ने रौबदार आवाज में कहा, मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन का आधा खेत खरीद लिया है। अब मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए तुम्हारे कुएं से पानी चाहिए। बताओ क्या कीमत लोगे? बख्तावर सकपका गया। मुल्ला से तो वह अकड़ सकता था, पर हाजी इब्राहिम कस्बे के सबसे रसूखदार लोगों में से थे। उनसे दुश्मनी मोल लेना उसके लिए भारी पड़ सकता था। उसने सोचा, पानी बेचकर कुछ पैसे ही कमा लूं। ठीक है हाजी साहब, बख्तावर ने मन मारकर कहा, आप पानी ले सकते हैं, कीमत तय कर लेते हैं। दोनों के बीच पानी की कीमत तय हो गई। हाजी इब्राहिम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे खेत में पानी पहुंचाने के लिए नाली बनाना शुरू करें। अब मजेदार बात यह हुई कि हाजी इब्राहिम का खरीदा हुआ खेत मुल्ला के बाकी बचे आधे खेत और बख्तावर के कुएं के बीच में पड़ता था। जब हाजी इब्राहिम के लोग पानी के लिए नाली खोदने लगे तो वह नाली मुल्ला के खेत के बीच से होकर गुजरनी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप यह सब देख रहे थे। जैसे ही नाली मुल्ला के खेत तक पहुंची, मुल्ला बाहर निकले और हाजी इब्राहिम के आदमियों से बोले, भाइयों, यह नाली मेरे खेत से गुजर रही है और मेरे खेत को भी पानी की सख्त जरूरत है। हाजी इब्राहिम के मुंशी ने कहा, लेकिन मुल्ला जी, यह पानी तो हाजी साहब ने अपने खेत के लिए खरीदा है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ बिल्कुल, पर जब पानी मेरे खेत से होकर ही गुजरेगा तो थोड़ा सा पानी अगर मेरे खेत को भी मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर प्यासे को पानी पिलाना तो सवाब का काम है। हाजी इब्राहिम भी वहीं मौजूद थे। उन्हें मुल्ला की बात में कोई खास आपत्ति नहीं लगी। वैसे भी पानी की कमी तो थी ही नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला जी, आप भी अपने खेत में थोड़ा पानी ले लीजिएगा, आखिर हम पड़ोसी हैं। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन के सूखे खेत में भी बख्तावर के कुएं का पानी पहुंचने लगा। बख्तावर जब यह देखता तो जल भुनकर रह जाता। वह हाजी इब्राहिम से तो कुछ नहीं कह सकता था, पर मुल्ला को घूर घूर कर देखता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला ने यह कैसे कर दिखाया। एक दिन बख्तावर ने मुल्ला को रास्ते में रोक ही लिया। मुल्ला, यह तुमने क्या जादू किया? जिस पानी के लिए मैं तुम्हें तरसा रहा था वह तुम्हारे खेत में कैसे पहुंच गया? मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोले, बख्तावर भाई, जादू नहीं, बस थोड़ी सी चतुराई। आपने मुझे पानी देने से मना कर दिया, मेरे हक को दबाने की कोशिश की, पर मैंने अपना हक लड़कर नहीं बल्कि अक्ल से हासिल किया। उन्होंने आगे समझाया, मैंने अपना आधा खेत हाजी साहब को इसलिए नहीं बेचा कि मुझे पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए बेचा क्योंकि मैं जानता था कि आप उनसे पानी का सौदा करने से मना नहीं कर पाएंगे, और जब पानी उनके खेत तक आएगा तो वह मेरे खेत से होकर ही गुजरेगा। मैंने तो बस बहती गंगा में हाथ धो लिए। बख्तावर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन को सीधा सादा समझना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। मुल्ला ने कहा, बख्तावर भाई, जिंदगी में हर किसी का अपना हक होता है। अगर कोई उसे प्यार से न दे तो उसे चतुराई से हासिल करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा हमेशा सही रास्ता नहीं होता। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल तलवार से ज्यादा कारगर साबित होता है। उस दिन के बाद बख्तावर की कंजूसी में थोड़ी कमी आई या नहीं, यह तो कहना मुश्किल है,
पर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से उलझना छोड़ दिया। उसे यह सबक मिल चुका था कि मुल्ला की सादगी के पीछे एक तेज दिमाग छिपा है जो किसी भी कंजूस या चालाक आदमी को मात दे सकता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह अपने खेत में लहलहाती फसल को देखकर मुस्कुराते रहे। उन्होंने न सिर्फ अपनी फसल बचाई बल्कि पूरे कस्बे को यह भी सिखा दिया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, पर लड़ने का तरीका हमेशा चतुराई और बुद्धिमानी भरा होना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे अप्रत्याशित और अनोखे तरीकों से ही निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे मुल्ला ने अपने कंजूस पड़ोसी से अपना हक हासिल किया था। जीवन का सबक स्पष्ट था, अगर इरादे नेक हों और तरीका सही, तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।